अस्सलामुअलैकुम। हतफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से मैं आपको इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 8 के लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट करने हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने उसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे और आज के लेक्चर में हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और आज का लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमारा है साउंड के बारे में। ठीक है, तो साउंड के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसमें आपका साउंड की डिफिनीशन, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, फिर न्यूटन्स फार्मूला जो साउंड के बारे में उसने निकाला था, और फिर उसके बाद लेप्लास की करेक्शन, जो न्यूटन फार्मूला में जो एरर था लेप्लास ने उसे करेक्ट किया था, और फिर आपके साथ लास्ट में वो फैक्टर्स जिस पर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, ये तो साउंड के डोमेन में सारी बातें आ गई आपके साथ, लेकिन जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो इन पूरे फैक्टर्स पर नहीं आता जो मैंने इधर लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। वो या तो आपका साउंड का क्वेश्चन विद न्यूटन फार्मूला आ जाएगा, या फिर साउंड का क्वेश्चन विद लेप्लास करेक्शन आ जाएगा, या हो सकता है कि न्यूटन फार्मूला और फैक्टर्स आ जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि लेप्लास करेक्शन और फैक्टर्स आ जाएं। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने सारी बातें एक्सप्लेन की है। जो भी फिर इनमें से जो भी कंपोनेंट्स आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। So students, what is sound? Sound is a longitudinal wave which require a medium and moves in the form of compressions or rarefactions. Sound क्या है? एक longitudinal wave है, और ये एक प्रेशर वेव जिसे आप कह सकते हैं जो कंप्रेशंस और रेफ्रैक्शंस के फॉर्म में मूव करता है। और ये असल में लॉन्गिट्यूडनल वेव तो है, लेकिन सबसे पहले ये मैकेनिकल वेव है। इसका मतलब इसको अपने प्रोपेगेशन के लिए जो है मीडियम की रिक्वायरमेंट मौजूद है। या जो है अगर आप साउंड को ह्यूमंस के लिहाज से डिफाइन करना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि साउंड वो सेंसेशन है, वो इफेक्ट है जो हमारे कानों पर आपके साथ महसूस होती है। उस इफेक्ट को हम साउंड कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस सेंस को ऑब्जर्व करने के लिए और इस सेंसेशन को ऑब्जर्व करने के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी है। एक आपके साथ वो चीज जरूरी है जो साउंड को प्रोड्यूस कर सके, और वो उसे हम सोर्स कहते हैं, और वो एक वाइब्रेटिंग बॉडी होगी। जिस तरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि साउंड को या किसी भी वेव को प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक वाइब्रेशन की ज़रूरत है या वाइब्रेटिंग बॉडी की ज़रूरत है। तो सोर्स क्या करेगा? सोर्स वाइब्रेट करके आपके साथ वेव्स प्रोड्यूस करेगा, साउंड वेव्स प्रोड्यूस करेगा जिसमें कंप्रेशंस और रेयरफ्रैक्शंस होंगे। इसके बाद मीडियम होना चाहिए। मीडियम जो है वो आपके साथ सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। वो मीडियम जिसमें वो साउंड आपके साथ प्रोपिगेट हो सके। तो मीडियम ज़रूरी है। और फिर उसके बाद रिसीवर होना चाहिए जो साउंड के सेंसेशन को सुन सके। ठीक है, तो आपके साथ जो है ये तीनों चीज़ें होंगी तो साउंड प्रोड्यूस भी होगा, साउंड प्रोपिगेट भी हो सकता है, और साउंड रिसीव भी हो सकता है। ये सोर्स और रिसीवर दोनों वाइब्रेटिंग बॉडीज होती हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स, आते हैं स्पीड ऑफ साउंड की तरफ। स्पीड जिस तरह आपको जनरली पता है कि इट इज द डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला है, दैट इज इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी, वेयर ई जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और ये राव जो है ये डेंसिटी ऑफ द मीडियम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी साउंड में क्या होता है? साउंड में आपके साथ कंप्रेशन होती है, रेरफेक्शन होती है, कंप्रेशन होती है, रेरफेक्शन होती है। ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये बात ऑब्जर्व की गई है कि स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, वो तकरीबन 5000 मीटर्स पर सेकंड के रेंज में होती है। और लिक्विड में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो उससे कम होती है, वो तकरीबन 2500 से 3000 मीटर्स पर सेकंड के रेंज में होती है। और गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड और भी कम होती है, वो तकरीबन आपके साथ
300 से लेकर 400 मीटर्स पर सेकंड के रेंज में होती है। स्टूडेंट्स, आपके साथ जो है स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन ने कुछ डिराइवेशन की, और न्यूटन की डिराइवेशन में कुछ एरर्स आए जो लेप्लास ने आगे जाके फिर करेक्ट किए। तो न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड की तरफ आते हैं। एज वी नो दैट साउंड वेव मूव्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रिफ्रैक्शंस, ठीक है। तो कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन में आपके साथ प्रेशर इंक्रीज होता है और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। न्यूटन को इस बात का पता था कि आपके साथ जब साउंड मूव करता है तो वो कंप्रेशंस और रिफ्रैक्शंस के फॉर्म में मूव करता है। तो न्यूटन ने ये कंसिडर किया कि अगर ये कंप्रेशन रिफ्रैक्शंस जो हैं ये हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये गैस जो है ये एक साइक्लिक प्रोसेस कर रहा है, ये एक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस कर रहा है। वो गैस कंप्रेस हो रहा है, फिर दोबारा एक्सपेंड हो रहा है, फिर कंप्रेस हो रहा है, फिर दोबारा एक्सपेंड हो रहा है। तो ये गैस क्या कर रहा है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस कर रहा है। जिस तरह चैप्टर 10 में हमने जो है 4 प्रोसेसेस पढ़े थे, साइक्लिक प्रोसेसेस इन द एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो उसमें न्यूटन ने कहा कि अगर ये एक साइक्लिक प्रोसेस है तो ये उन 4 साइक्लिक प्रोसेसेस में कोई खास प्रोसेस होगा। तो स्टूडेंट्स, न्यूटन जो है उसने क्या समझा, दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू गेट द वेव undergoes a cyclic process or a reversible thermodynamic process, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गैस ने साउंड के वेव को आगे पहुंचाना है तो उस गैस ने कंप्रेशंस और रिफ्रैक्शंस करनी है, और कंप्रेशंस और रिफ्रैक्शंस जो है न्यूटन ने कहा कि ये तो एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, ये तो एक रिवर्सिबल थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहा है। अभी न्यूटन की जो है वो सोच ये थी कि मैं इन साइक्लिक प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस कंसिडर करूं। न्यूटन ने ये एजम्पशन ली कि ये जो वॉल्यूम आपके साथ कभी एक्सपेंड हो रहा है और कभी कंप्रेस हो रहा है, और उसकी चेंजेस डायरेक्टली प्रेशर पर आ रही है, तो न्यूटन ने इसे बॉयल्स लॉ से सॉल्व करने की कोशिश की। न्यूटन ने कंसिडर किया कि ये जो साइक्लिक प्रोसेस है ये असल में एक आइसोथर्मल साइक्लिक प्रोसेस है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो उसने इस साइक्लिक प्रोसेस को बॉयल्स लॉ के थ्रू सॉल्व किया, जो न्यूटन की गलती थी, ठीक है। उसको हम आगे लेप्लास करेक्शन में डिस्कस करेंगे। न्यूटन ने इसे आइसो थर्मल प्रोसेस कंसिडर किया, और न्यूटन ने इस पर जो है बॉयल्स लॉ को अप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये आपके साथ कंप्रेशंस और रिफ्रैक्शंस जो हैं ये दो स्टेट्स किसी गैस के मेंशन है। कंप्रेशन में मैंने प्रेशर को P कह दिया है और वॉल्यूम V1 को मैंने V कह दिया है, और जब ये गैस एक्सपेंड हो गई तो P2 जो है वो P माइनस डेल्टा P हो गया, मतलब प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, और V2 जो है वो V प्लस डेल्टा V हो गया, मतलब वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन ने क्या कहा कि इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो हम बॉयल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसमें इसने वैल्यूज पुट की और मल्टीप्लिकेशन की, और जो कैंसलेशन हो सकती थी वो कैंसलेशन की, और उसने साथ में एक एजम्पशन यूज किया कि ये जो लास्ट आपके साथ आइटम है डेल्टा पी डेल्टा वी, डेल्टा पी की वैल्यू बहुत स्मॉल है, डेल्टा वी की वैल्यू भी बहुत स्मॉल है, तो इसलिए इस प्रोडक्ट की वैल्यू और भी स्मॉल हो जाएगी, और कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए उसने इस रिजल्ट को आपके साथ जीरो कर दिया। तो जब ये रिजल्ट जीरो हो गया और उसने रीअरेंज कर लिया, तो आपके साथ ये फॉर्म आ गया कि प्रेशर इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। इसमें अगर हम स्टूडेंट्स इस तरह कर लें कि हम जो है इस v को नीचे ले आए, इस v को हम थर्ड डिनोमिनेटर पे ले आए, तो आपके साथ आ जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, अगर आपको अपने मैट्रिक के डेटा से याद हो तो हमारे साथ ये चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये हमारे साथ स्ट्रेन है, लेकिन ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है,
और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है हमारे साथ तीन किस्म के स्ट्रेन होते हैं। एक को हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं, एक को हम शियर स्ट्रेन कहते हैं, एक को हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, इट इज टेंसाइल स्ट्रेन। चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय एरिया, इट इज shear strain, and change in volume divided by volume is वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसमें स्टूडेंट्स आपके साथ ये डेल्टा पी जो है प्रेशर है, मतलब ये स्ट्रेस के इक्वल हो गया, और डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी आपके साथ स्ट्रेन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्मूला को आप स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इट इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन यहाँ पर चूंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इस्तेमाल हुआ है तो आपको बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, न्यूटन की डिराइवेशन से हमें क्या पता चला कि असल में जो स्पीड ऑफ साउंड के जो जनरल फार्मूला में इलास्टिसिटी है, आप उस इलास्टिसिटी की जगह प्रेशर को पुट कर सकते हैं। ये न्यूटन्स फार्मूला का मेन पॉइंट है कि न्यूटन्स के फार्मूला के डिराइवेशन के हेल्प से आप स्पीड ऑफ साउंड के फार्मूला में जो हमने इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी अंडर द रूट पढ़ा था, वहां पे आप इलास्टिसिटी की जगह प्रेशर जो है वो पुट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, न्यूटन ने यही किया कि उसने स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला उठाया और उसने इलास्टिसिटी की जगह प्रेशर पुट कर दिया। फिर आपके साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल है? 101,325 पास्कल के इक्वल है, और डेंसिटी ऑफ एयर क्या है? वो तकरीबन 1.002 kg पर मीटर क्यूब है। ये वैल्यूज जो इसने पुट की तो आपके साथ स्पीड ऑफ साउंड आ गया 281 मीटर्स पर सेकंड। स्टूडेंट्स, ये स्पीड ऑफ साउंड जो फाइंड हुआ था ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फाइंड हुआ था। लेकिन जब इस स्पीड ऑफ साउंड के बाद एक्सपेरिमेंटली उस रेजोनेंस ट्यूब के एक्सपेरिमेंट से स्पीड ऑफ साउंड फाइंड हुई तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसकी 332 मीटर्स पर सेकंड थी। मतलब न्यूटन के फार्मूला में और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में एरर था, वो एरर आपके साथ 51 मीटर्स पर सेकंड था। और अगर उस एरर को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो तकरीबन 15.7% उसमें एरर था। इस एरर को फिर आगे जाके स्टूडेंट्स लेप्लास ने करेक्शन की। लेप्लास ने स्टूडेंट्स क्या कहा? लेप्लास ने ये आर्ग्यूमेंट पेश की कि ठीक है, गैस जब साउंड को आगे भेजता है तो उसे एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस करना पड़ता है। वो गैस कंप्रेस और एक्सपेंड और कंप्रेस और एक्सपेंड होता है। लेकिन उसने कहा कि न्यूटन ने इस प्रोसेस को आइसोथर्मल कंसिडर किया था। ये न्यूटन की गलती थी। न्यूटन इस प्रोसेस को आइडियाबैटिक कंसिडर करना चाहिए था उसे। ठीक है। सो लेप्लास आर्ग्यूड दैट द साइक्लिक थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज आइडियाबैटिक, नॉट आइसोथर्मल, एंड बॉयल्स लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड। ठीक है। उसने इस प्रोसेस को आइडियाबैटिक क्यों कंसिडर किया? स्टूडेंट्स, आइडियाबैटिक प्रोसेस को रिकॉल करें, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का फ्लो ना होता हो, जिसमें हीट कंप्रेशन से रेयरफैक्शन में नहीं जा सकती, जिसमें हीट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा सकती, उसको आइडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। स्टूडेंट्स, लेप्लास ने इस प्रोसेस को आइडियाबैटिक क्यों कंसिडर किया? उसने कहा कि गैस जो आपके साथ है इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर, ये कंडक्टर नहीं है, तो इसलिए हीट के लिए कंप्रेशन से रेयरफैक्शन में जाना ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि गैस एक अच्छा कंडक्टर नहीं है। और दूसरा उसने रीजन ये दिया कि ये कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस तो काफी रैपिडली जो है वो बन रहे होते हैं, तो इसलिए हीट को मौका नहीं मिलता कि वो कंप्रेशन से रेयरफैक्शन में जा सके या रेयरफैक्शन से कंप्रेशन में जा सके। तो उसने कहा कि इस प्रोसेस को हमें आइडियाबैटिक कंसिडर करना चाहिए, हमें इस प्रोसेस को आइसोथर्मल कंसिडर नहीं करना चाहिए, और हमें इस पे आइडियाबैटिक की जो रूल है वो अप्लाई करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, लेप्लास ने वही किया। लेप्लास ने एक कंप्रेशन कंसिडर की, एक एक्सपेंशन कंसिडर की, लेकिन लेप्लास ने उस पे आइडियाबैटिक का कंडीशन अप्लाई किया, जो हमारे साथ है P1 V1 पावर R इज इक्वल टू P2 V2 पावर R। इसमें ये R जो है एक रेशो है
and this R is the ratio of the molar specific heat at constant pressure divided by the molar specific heat at constant volume। और ये हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, एयर के लिए इसकी वैल्यू 1.42 है। तो जब इसने इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की तो आपके साथ पी वी पावर आर इज इक्वल टू पी माइनस डेल्टा पी वी प्लस डेल्टा वी पावर आर, और इसको फिर इसने वी पावर आर इससे कॉमन कर लिया ताकि वो इस स्टेटमेंट पर जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन को अप्लाई कर सके। और वो सारी डिराइवेशन फिर जो है आपको ये देख लें, इसको स्टॉप करके स्टेप बाय स्टेप देख लें, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात आपके साथ नहीं है। ठीक है, फिर इसी तरह ये जो फैक्टर है लेप्लास ने इसे जीरो कंसिडर कर लिया क्योंकि आपके साथ चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम बहुत स्मॉल है, तो इसके प्रोडक्ट को हम जीरो कंसिडर कर सकते हैं। फॉर्मूला में रीअरेंजमेंट हुई, जो कैंसलेशन होनी थी वो कैंसलेशन हो गई, और आपके साथ जो है लास्ट में ये रिजल्ट आया कि इलास्टिसिटी जो है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड पी। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था क्योंकि न्यूटन के मुताबिक इलास्टिसिटी सिर्फ प्रेशर के इक्वल थी जब उसने उससे आइसोथर्मल प्रोसेस कंसिडर किया था, लेकिन लेप्लास के मुताबिक आपके साथ इलास्टिसिटी आर इंटू पी के इक्वल है जब उसने इस प्रोसेस को आइडियाबेटिक कंसिडर किया। लेप्लास के मुताबिक जब उसने इलास्टिसिटी को आर पी से रिप्लेस किया तो स्टूडेंट्स हमारे साथ आंसर एग्जैक्टली 332 मीटर्स पर सेकेंड आ गया। तो इसका मतलब ये था कि वाकई जो गैस साउंड को आगे भेजता है, साउंड को प्रोपेगेट करवाता है, तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस होती है इट इज आइडियाबेटिक प्रोसेस, इट इज नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस। स्टूडेंट्स बात करते हैं उन फैक्टर्स पर जिस पे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला की बात कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू द रूट ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रूट ऑफ इलास्टिसिटी को और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द रूट ऑफ डेंसिटी को। लेकिन स्टूडेंट्स आपको कितनी बार मैंने कहा है कि जब भी आप किसी इक्वेशन में प्रोपोर्शनैलिटीज को लिखे तो उस इक्वेशन में फिर दूसरी हर एक मटेरियल को आपने, हर एक वेरिएबल को आपने कांस्टेंट रखना होगा। तो वेलोसिटी का इसमें कोई शक नहीं कि इलास्टिसिटी के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, लेकिन आपको डेंसिटी को फिर कांस्टेंट रखना होगा। और इसमें कोई शक नहीं कि वेलोसिटी का डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है, लेकिन तब आपको इलास्टिसिटी को कांस्टेंट रखना होगा। स्टूडेंट्स आपके साथ विंड डायरेक्शन जो है वो स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट करती है, और ये वही हमारे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। अगर विंड की स्पीड साउंड की स्पीड के पैरेलल हो तो आपके साथ स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगा, और अगर विंड की स्पीड साउंड की स्पीड के एंटी पैरेलल हो तो फिर हमारे साथ स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज द रिलेटिवनेस ऑफ रेस्ट एंड मोशन जो हमने चैप्टर 3 में डिस्कस किया था। ये सारी वही बातें। स्टूडेंट्स मॉइस्चर जो है वो भी स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट करता है, मगर इनडायरेक्टली। मॉइस्चर असल में क्या करता है कि वो डेंसिटी को डिक्रीज करता है, और जब डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है तो स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो मॉइस्चर जो है वो आपके साथ स्पीड को इंक्रीज करता है। स्टूडेंट्स जनरली जो हमारे साथ लेप्लास का फॉर्मूला था जिसमें इलास्टिसिटी को हमने आर पी से रिप्लेस कर दिया था, या हमारे साथ न्यूटन का फॉर्मूला था जिसमें हमने इलास्टिसिटी को प्रेशर से रिप्लेस कर दिया था, इन दोनों फार्मूला से हमें पता चलता है कि स्पीड ऑफ साउंड का प्रेशर के साथ भी एक रिलेशन है। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप एक रिलेशन निकालना चाहते हैं तो वो बाकी क्वांटिटीज आपके साथ कांस्टेंट होनी चाहिए। इसको जरा रीड करें तो शायद आपको समझ आ जाए। स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस because according to the formula V is equal to Rp divided by density. This formula tells us that speed of sound may be dependent on pressure, but actually when pressure increases
the density of the gas also increases and there is no effect on the ratio P divided by density. Students, शायद आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पर जो है अगर प्रेशर चेंज होता है तो साथ में डेंसिटी भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आप प्रोपोर्शनैलिटीज को नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है। तो आप ये नहीं लिख सकते कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ प्रेशर, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, डेंसिटी भी साथ में चेंज हो रही है। और जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो कोई मटेरियल कंप्रेस होता है, तो कंप्रेशन की वजह से उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। तो ओवरऑल रेशियो पे कोई असर नहीं पड़ता। तो याद रखिए स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट के लिए भी कि स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रेशर ऑफ द गैस। स्टूडेंट, स्पीड ऑफ साउंड का टेम्परेचर के साथ एक रिलेशन है और हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन भी था जिधर हमने लिखा था कि वी विल डिस्कस इट इन द लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड ऑन टेम्परेचर? तो स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द टेम्परेचर। और हमने वहां पे बात की थी कि हम जब स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज दे देते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, तो स्पीड ऑफ साउंड में 0.61 मीटर्स पर सेकंड का चेंज आता है। अभी इस बात को हमने प्रूफ करना है, तो इसकी डिराइवेशन लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम इस तरह करते हैं कि लेप्लास वाला फॉर्मूला हम उठा लेते हैं, V is equal to RP divided by density। इसमें स्टूडेंट्स हम प्रेशर को सब्स्टिट्यूट करते हैं with the help of ideal gas equation और हम डेंसिटी को भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं with the definition of the density mass per unit volume। इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। आपके साथ जो कैंसलेशन हो रही थी वो कैंसलेशन हो गई। इस फॉर्मूला को आप देख के अब जरा, इसमें n कांस्टेंट है, स्मॉल r कांस्टेंट है, कैपिटल R कांस्टेंट है, मास इसमें कांस्टेंट है। तो आप इसमें अभी लिख सकते हैं कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द टेम्परेचर, क्योंकि बाकी हर एक चीज कांस्टेंट है। और इस फार्मूला में आप ये भी देख सकते हैं कि ये फार्मूला प्रेशर से इंडिपेंडेंट है। स्टूडेंट्स, अब ये बात जरा प्रूफ करते हैं कि जब हम 1 केल्विन राइज ले आते हैं तो टेम्परेचर में जो चेंज होता है वो आपके साथ 0.61 मीटर्स पर सेकेंड है, ठीक है। स्टूडेंट्स, इस फार्मूला में याद रखिए टेम्परेचर को हम हमेशा केल्विन में मेजर करेंगे। तो लेट्स सपोज जब आपके साथ टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन, तो उस वक्त जो स्पीड थी वो 332 मीटर्स पर सेकेंड थी। अब टेम्परेचर 1 केल्विन हो गया है, मतलब 274 केल्विन हो गया है। तो अब जरा V2 हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम इस तरह करते हैं कि हमें पता है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या वेलोसिटी इज इक्वल टू K इनटू टेम्परेचर। तो इस फार्मूला में आप वैल्यूज पुट करें स्टेटमेंट नंबर 1 के लिए भी और स्टेटमेंट नंबर 2 के लिए भी, तो आपके साथ आ जाएगा 332 इज इक्वल टू K अंडर द रूट 273 और x इज इक्वल टू K अंडर द रूट 274। इसको आप डिवाइड करें ताकि आपके साथ K भी कैंसिल हो जाए और आप अपना x भी आसानी से फाइंड कर सके। x को अगर आप फाइंड करते हैं तो वो 332.61 मीटर्स पर सेकेंड आती है। इस फाइनल वेलोसिटी से आप इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके साथ 0.61 मीटर्स पर सेकेंड प्रूव हो जाता है। और ये आपके साथ बात साबित हो गई कि जब भी 1 केल्विन का राइज आएगा तो 0.61 मीटर्स पर सेकेंड का स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और ये एक रूल है, इसे आप आगे पर ले जा सकते हैं। अगर 2 केल्विन का राइज आ गया तो आपके साथ 0.61 प्लस 0.61 इंक्रीज आ जाएगा। अगर 1 केल्विन का ड्रॉप आ गया तो माइनस 0.61 हो जाएगा। मतलब ये आपके साथ एक स्टैंडर्ड बन गया है कि जब भी टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करेगा तो स्पीड 0